गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे कुछ पागल, कुछ जुनूनी, उनको लगता है कि वो सनातन सभ्यता को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तलवार के जोर पर डरा करके समाप्त कर देंगे। और हम सब इस उम्मीद में कि यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम है। इसलिए यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्र सरकारों पर निर्भर है। क्योंकि इसका भेद हमें नहीं पता है, इसलिए शायद हम इस बात को समझने में नाकाम होते हैं। देश एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी सीमाएं हैं। इस देश को चलाने के लिए कोई संविधान है, कोई संसद है, न्यायपालिका है, पुलिस है, फौज है। ये सब देश के अंग हैं और हर अंग किसी न किसी नियम कानून से बंधा है। वो नियम कानून अच्छा है, बुरा है, वो बहस का मुद्दा अलग है। इसलिए सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब हमें अपने होने का बोध नहीं होता और हमारे बीच में से ऐसे चाटुकार नेता चुन के चले जाते हैं, तो वो भी अपने स्वार्थों के लिए उन तमाम शब्दों का अनर्थ करके सत्ता पे बैठ के वापस चले तो जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन राष्ट्र मरने लगता है। इसलिए आज जब लोग ये कहते हैं कि देश खतरे में है, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपको जो रियल इशू है वो पता चले। ये देश कम से कम 2022 में बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। इस देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता दुनिया में। उसका कारण है कि देश की सीमाएं सुरक्षित है। इस देश के सिलसिले में जो निर्णय करने वाली सत्ताएं में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस देश को सुरक्षित करा है। लेकिन यह राष्ट्र एक गहरे संकट में है और हर दिन, हर गली और हर चौराहे पे, हर मिनट भारत के किसी न किसी कोने में उस राष्ट्र को मारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमें यह बताया गया हर मर्ज की दवा सरकार है और सरकार अच्छी हो बुरी हो वही सब कुछ करेगी। तो कहा यह जाता है कि जैसी जनता होगी वैसा राजा होगा। यह बात कुछ हद तक सही है। यही कारण था कि जब आप सरकार चुनते थे, सरकारें दिल्ली में बनती थी, तो कभी हमने भारत राष्ट्र के उस गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम कौन थे, किसकी संतानें थे। लिहाजा हमारे से गलती हुई और उस गलती में हमने ऐसे ऐसे लोग चुने कि जिस भारत राष्ट्र की धरती को आचार्य चाणक्य से जाना जाता हो, उस धरती पे आज चाणक्य नहीं पैदा हो रहे, चाटुकार पैदा हो रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग चुने हमने। वैसे एक परिवार के रूप में अगर हमारे घर से कोई भी आदमी, हमारा बड़ा बुजुर्ग, हमारी मां, बहन, बड़ा भाई, जब घर से निकल करके किसी फंक्शन में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, तो पूरे परिवार की कोशिश होती है कि यह हमारे परिवार का एक रिप्रेजेंटेटिव है। कहीं से भी कोई ऐसी कमी ना हो जिससे परिवार के ऊपर निशान लग जाए। इसकी हम चिंता करते हैं एक परिवार के रूप में। लेकिन वही परिवार जब सामूहिक तौर पर राष्ट्र बनता है तो हम इस चिंता को भूल जाते हैं।
इसलिए आज कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद आज की जनरेशन, जिन्होंने कल नहीं देखा है, उनको लगता है कि कुछ बदला नहीं है। हम जैसे लोगों से पूछिए क्या बदला है। इस भारत में ऐसे ऐसे लोगों को आपने चुना, ऐसे ऐसे लोगों को आपने सत्ता पे बिठाया कि भारत का एक विदेश मंत्री भारत की तरफ से यूएनओ के अंदर भारत का प्रतिनिधि बन के गया। और यह बात कभी इसलिए नहीं हुई हमारे यहां कि लोगों को न पता चले। अगर आप भारत को अपना एक परिवार मानते हैं, सनातन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, इन परंपराओं को, मंदिरों को, आस्थाओं को, मान्यताओं को अगर आप अपना मानते हैं तो आपके दिल में दर्द होगा कि अगर भारत राष्ट्र कहीं नीचा हो रहा है तो। एक विदेश मंत्री, ये जोड़ तोड़ की सरकारें बनने से सरकार तो बन जाती है, लेकिन जब सरकार की नुमाइंदगी करने दुनिया के किसी फोरम पे कोई जाता है तो उन दुनिया के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती कि इनके यहां सरकार 20 पार्टी से बनी है, 15 पार्टी से बनी है। वो ये देखते हैं कि ये भारत का नुमाइंदा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वहां का प्रतिनिधि है। उसके चलने से, उठने से, बैठने से, बोलने से वो ये तय करते हैं कि भारत के लोग कैसे होंगे। हमने ऐसा विदेश मंत्री चुना, इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह निजी तौर पर जब आप बाहर निकल के जाएंगे देश में, दुनिया आपके सामने खड़ी होगी तो उस विदेश मंत्री के उस कृतज्ञ के कारण आप जाने जाएंगे। आप लाख बहुत महंगे कपड़े पहने हो, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपकी पहचान यह होगी कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं। एक विदेश मंत्री यूएनओ के अंदर भारत का नुमाइंदा था। जब भारत की बारी आई और उन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी संसद होती है, तो जब तक जितने भाषण चल रहे थे तो वो सो रहे थे, और जब बोलने गए, मंच पे खड़े हुए और भारत की तरफ से उन्होंने बोलना शुरू किया, तो आप सोचिए आधा भाषण पढ़ चुके थे। और यह बात किसी को शायद इसलिए समझ नहीं आई कि भाई ये तो पढ़ ही रहे, बोल ही रहे। तब विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी को समझ में आया कि हमारा विदेश मंत्री जब दुनिया बोल रही थी तो वो नींद में था, और जब भाषण देने गया तो उसके हाथ में पुर्तगाल का कागज था, वो पुर्तगाल का ही भाषण पढ़ रहा था। फिर उस विदेश मंत्रालय के एक सेक्रेटरी ने बताया कि माननीय आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का भाषण ये। हमने ऐसे ऐसे जोकर चुने हैं इस देश में। क्या ये बात हमें शर्म नहीं दिलाती कि दुनिया के सामने हम क्या हैं ये दिखाई नहीं देता? और ये सिलसिला बहुत दिन तक चला, लेकिन अब सूरत बदल रही है, उसमें सूरत के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गुजरात में राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर चर्चा होती हो, क्योंकि राष्ट्र की चुनौतियों को सरकार नहीं ठीक कर सकती। सरकार का काम नहीं है कि राष्ट्र की चुनौतियों से लड़े। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, राष्ट्र की चुनौतियों का सामना राष्ट्र के लोग लड़ते हैं, सरकारें नहीं लड़ती। सरकारों का काम होता है संसद चलाना, सरकार चलाना, पुलिस की व्यवस्था करना, आर्मी की व्यवस्था करना, देश को सुरक्षित रखना, लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है। और जब समाज के अंदर जागृति पैदा होती है, तभी दिल्ली में एक जागरूक समाज सत्ता पे उनको बिठाता है जिन्हें राष्ट्र की चिंता होती है। इसलिए पहली बार यह हुआ। अब तक होता यह था कि सरकार बताती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं,
1976 से पहले हम कम्युनल थे, 1976 से हम सेकुलर हुए, फिर समाजवादी हुए, फिर सरकार ने बताया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदुत्व किसे कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के काले कोट पहनने वाले लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है।